अध्याय 12 धारा 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्वान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इतला या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है, वो व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का और 65 वर्ष से अधिक आयु का है या स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करते हैं भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर धारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों का बंद कर सकती है। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति उस प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति से आपराधिक आरोप या शास्ति या संप्रहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उसे पूछता है। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उनके समक्ष किसी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन सर्वदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जा सकेगा। परंतु यह और है कि किसी ऐसी स्त्री का कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354 क, धारा 354 ख, 354 ग, धारा 354 घ, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने के या किसी जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। धारा 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना। कथनों का साक्ष्यों में उपयोग। किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने का व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ही कोई ऐसा कथन या कोई अभिलेख चाहे पुलिस डायरी में हो या ना हो और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसी किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन या किसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है इस जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 द्वारा बंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी को पुनः परीक्षा में भी किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। इस धारा के किसी बात के बारे में न समझा जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती हैं या अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती हैं। स्पष्टीकरण। उपधारा
एक में भी निर्दिष्ट कथनों में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो जा सकता है यदि उस संदर्भ का ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण है, अन्यथा संगत प्रतीत होता है। कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं, इस तथ्य का प्रश्न होगा। धारा 163 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा, न करेगा, न दिलवाएगा और न करवाएगा। किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहता है, चाहे किसी चेतावनी द्वारा अन्यथा निवारित न करेगा, परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा 4 में उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। धारा 164 संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना। कोई महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में आधिकारिकता हो न हो, इस अध्याय या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है, परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अधिवक्ता की उपस्थिति में सर्वदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा, परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है या कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। मजिस्ट्रेट किसी ऐसे संस्वीकृति अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है ये समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह ऐसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग लाई जा सकती है, और कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको ये विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में संबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी। संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन लिखेगा। मैं नाम ये समझा दिया गया है कि वो संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह ऐसा करता है, कोई संस्वीकृति वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। मुझे विश्वास है कि वह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, ये मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखित की गई हैं। जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है। उसके द्वारा की गई कथनों का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। 5 उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उसमें उसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को इस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2 या धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन
अभिलेख करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा, परंतु यह है कि यदि कथन करने वाले व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं तो किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा की गई कथनों की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ऐसे किसी व्यक्ति के जो स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, खंड क के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की उपधारा धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको विलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी। इस धारा की अधीन किसी संस्वीकृत या कथन को विलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। धारा 164 का बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षा। जहाँ ऐसे प्रकरण में दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने का अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया गया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित हैं, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना इस प्रस्तावित हैं, वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए असक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी। ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटों के भीतर ऐसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के शरीर की परीक्षा करेगा, परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा। निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएंगे। स्त्री का और उस व्यक्ति का जो लाया है नाम और पता, स्त्री का आयु, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन, स्त्री के शरीर पर क्षति के यदि कोई हो चिन्ह है, स्त्री की साधारण मानसिक दशा, उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ रिपोर्ट में संक्षेप में वेग कारण अभिलिखित किए जाएंगे, जिनके प्रत्येक निष्कर्ष निकला गया है। रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह विलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से कैसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई है। रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो से धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा के उपधारा 5 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में भेजेगा। इस धारा के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना उसकी ओर से ऐसी सहमति के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधि मान्य बनाती है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वही अर्थ हैं जो उनके धारा 53 में हैं। धारा 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। जब कभी पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने के उचित आधार हैं किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए उसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत हैं, आवश्यक कोई चीज़ उस पुलिस थाने की जिसका वो बारसातक है या जिसमें वो संलग्न सीमाओं के अंग किसी स्थान में पाई जा सकती हैं, तो उसकी राय में ऐसी चीज़ अनुचित विलंब के बिना तलाशी अन्यथा अभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधार पर लेखबद्ध करने यथासंभव उस चीज़ को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज़ के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लेवा सकता है। उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य हैं तो तलाशी स्वयं लेगा। यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थिति नहीं है, तो ऐसा करने में अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि तलाशी ले, और अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान की जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज़ को जिसके लिए तलाशी दी जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज़ के लिए तलाशी में उस स्थान में ले सकेगा। तलाशी वारंट के बारे में
इस संहिता के उपबंधों और तलाशियों के बारे में धारा 100 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे। उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी जो इस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त हैं और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। धारा 167 पुलिस थाने का बाहर शासक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। पुलिस थाने का बाहर शासक अधिकारी उप निरीक्षक से अनियमित पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने का बाहर शासक अधिकारी चाहे वो उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो किसी स्थान में से मामले में तलाशी लेवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी लेवा सकता है। ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाने पर धारा 165 के बंदों के अनुसार कार्रवाई करेगा और यदि कोई चीज़ मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है। जब कभी ये विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के बाहर शासक अधिकारी से धारा 1 के अधीन तलाशी लेवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तब पुलिस थाने का बाहर शासक अधिकारी के लिए या अधिकारी के लिए जो इस अध्याय का अधीन अन्वेषण कर रहा है यह विधिपूर्ण होगा कि वो दूसरे पुलिस थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की एक धारा 165 के बंदों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लेवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के अंदर हो। कोई अधिकारी जो धारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है पुलिस थाने के बाहर शासक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा। ऐसी सूचना के साथ धारा 100 के अधीन तैयार की सूची की यदि कोई हो प्रतिलिपि भी भेजेगा। उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट की धारा 165 की धारा 1 और 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी भेजेगा। जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट को धारा 4 के अधीन भेजा जाए प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। धारा 166 का भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण में अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी ये आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो तो कोई दंडिक न्यायालय अनुरोध पत्र उस देश या स्थान में ऐसा न्यायालय या प्राधिकरण से जो अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अवगत हैं और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके स्थान के अभिलेखित करे। ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले की संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज़ पेश करने की अपेक्षा कर रहे हैं जो उसके कब्जे में है। इस प्रकार लिया गया है या संग्रहित सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि या इस प्रकार संग्रहित चीज़ की कोई ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेसित करे। अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे। उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज़ इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य समझा जाएगा। धारा 166 ख भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकार को अनुरोध पत्र भारत के बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकार से जो उस देश या स्थान में अन्वेषणाधीन है किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र भेजने के लिए सक्षम है। अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार यह उचित समझे तो उस महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे अग्रेसित कर सकेगी। तो
तब उस व्यक्ति को अपने सक्षम समन करेगा, जैसे उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज़ पेश करवाएगा। उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा, जो उस रीति से उपधारा का अन्वेषण करेगा। मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो, उपधारा 1 के अधीन किया गया या संग्रहित सभी साक्ष्य अपनी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां या इस प्रकार संग्रहित चीज यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा इस न्यायालय या प्राधिकारी को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था पारित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति में जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे अग्रसित करेगा। धारा 167, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया नहीं जा सके तब प्रक्रिया। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो अभिरक्षा में निरुद्ध है, ये प्रतीत हो कि अन्वेषण की धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोगी या इतला दृढ़ आधार पर तब पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है, तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट में इसके पश्चात विहित दायरे के मामले में संबंधित परिस्थितियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा। साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी यह मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले की विचारण की उसे अधिकारिकता हो या ना हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसे वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना न्याय समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। यदि उसे मामले की विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिकता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसा अधिकारिकता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट युक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरुद्ध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए दशा में प्राधिकृत कर सकता है, जिसमें उसका समाधान हो जाता है। ऐसा करने के लिए प्राप्त आधार हैं, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, या अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में जो मृत्यु, आजीवन या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय है, कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जहाँ अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। और यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार हैं और दे देता है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये समझा जाएगा कि उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति धारा 33 के प्रयोजनों के लिए अध्याय के बंदों के अधीन छोड़ा गया है। कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार तत्पश्चात हर बार जब तक अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से संपर्क के माध्यम से पेश की जाने एक बार न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और आगे बढ़ा सकेगा। कोई द्वितीय मजिस्ट्रेट जो न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा। स्पष्टीकरण: एक शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा क में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर कि अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा तब तक वह जमानत नहीं दे देता। स्पष्टीकरण 2: यदि यह प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा ख के अधीन अपेक्षित हैं, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है। परंतु यह और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की
अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा। उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का बारशातिक अधिकारी अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी यदि उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का नहीं है तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता है तो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसका न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके पश्चात भी डायरी की मामले की संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही उपयुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं हो। ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया हो जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है। जहाँ से आगे और निरोध के लिए आदेश दिया जाता है वहाँ वह अवधि इसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरोध किया गया था। उपधारा 2 के परंतु में पैरा क में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी, परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट के मामले में अभिलेख मामले में संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो यथास्थिति पुलिस थाने की बारशातिक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा भेजी गई निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण भी लिखित करेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रति आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे के अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा, जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान न कर देता विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। जहां उपधारा 5 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश या उसके आवेदन दिए जाने पर यथा अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 5 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है। यह निर्देश दे सकता है कि जमानत को और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए यदि वे निर्दिष्ट करे अपराध का आगे अन्वेषण किया जाएगा। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वो अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के बारशातिक अधिकारी को करेगा। 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने का बारशातिक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा प्राप्त साक्ष्य या संदेह उचित आधार नहीं है जिसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, न्याय नुमत हैं, तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा प्रतिभुओं के सहित या रहित जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे वह बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा। यदि और जब अपेक्षा की जाए तब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा तो पुलिस रिपोर्ट में अपराध का संज्ञान करने के लिए अभियुक्त का विचारण करने या विचारणा सुपुर्द करने के लिए सशक्त हैं। धारा 170 जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। यदि इस अध्याय का अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने का बारशातिक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्व पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार हैं तो वह पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए अभियुक्त का विचारण करने या उसके विचारणा सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त अभिरक्षा में भेजेगा। अथवा यदि अपराध जमानती हैं और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ हैं तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन के उसके हाजिर होने के लिए इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा। जब पुलिस थाने का बारशातिक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है और या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर
होने के लिए प्रतिभूति लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा। यदि कोई परिवाद हो तो उससे ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों परिस्थितियों से प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों को जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष विनिर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने के लिए अपेक्षा करेगा। यदि बंद पत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या का न्यायालय उल्लिखित हैं तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले की जांच या विचारणा के लिए निर्देशित करता है। परंतु यह तब जब ऐसे निर्देशों की उचित सूचना उस परिवादी या उस व्यक्ति को दे दी गई है। वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंद पत्र निष्पादित किया जाता है उस बंद पत्र की प्रतिलिपि उस व्यक्ति में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब बंद पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। धारा 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना, उसका अवरुद्ध न किया जाना। किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी और न उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी, न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंद पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने के लिए अपेक्षा की जाएगी। परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से धारा 170 के निर्दिष्ट प्रकार का बंद पत्र निष्पादित करने के लिए इनकार करता है तो पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक उसे ऐसा बंद पत्र निष्पादित नहीं कर देता या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। धारा 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो उस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इतला मिली उस समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया, जब समाप्त किया, उस स्थान या वे स्थान जहाँ पर वो गया अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों में विवरण होगा। धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित की गई साक्ष्यों के कथन के इस डायरी में अंत में स्थापित की जाएंगे। उपधारा 1 के निर्दिष्ट डायरी जल्द रूप में होगी, उसके पृष्ठ सम्यक रूप से संख्याकित होंगे। कोई दंड न्यायालय से न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी को मंगा सकता है और ऐसी डायरी को मामले के में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु ऐसी जांच या विचारण अपने सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरी को मांगने के हकदार होंगे और न या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के लिए हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई, किंतु यदि वे पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग में ला सकती हैं या यदि न्यायालय उन्हें पुलिस अधिकारी को बातों का या खंडन करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यथास्थित धारा 161 धारा 145 उपबंध लागू होंगे। धारा 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। इस अध्याय के अधीन किए जाने वाले प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी द्वारा इतला विलिखित की गई थी 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। जैसा कि वह पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होगी। पक्षकारों के नाम, इतला का स्वरूप, मामले की परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्तियों के नाम, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा किया गया, क्या अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, क्या वह अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, यदि छोड़ दिया गया है तो बंद पत्र प्रतिपों सहित या प्रतिपों रहित, क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। जहाँ अन्वेषण भारतीय दंड संहिता 1860
कि धारा 376, 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 376 ड के अधीन किसी अपराध के संबंध में हैं, वहाँ क्या इस तरह की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है, वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इतला दी उस रीति से देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, उस रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। वो मजिस्ट्रेट के आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के बारशातिक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वो आगे अन्वेषण करें। जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंद पत्र के अनुमोदन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे। जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित को भेजेगा। वे शब्द दस्तावेज या उसके सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने या वियोजन का विचार हैं, जिसे भिन्न जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेज दिया गया है, उन सब व्यक्तियों के जिसकी साक्षी के रूप में परीक्षा करने का वियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित करेगा। यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्रवाई के विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, लोक हित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के भाग को प्रदर्शित करेगा। अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में उस भाग के निकाल लेने के निवेदन करते हुए ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों को लेख का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्वक समझता है, वह धारा 5 के निर्दिष्ट सभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जहां ऐसे अन्वेषण या पुलिस थाने के बारशातिक अधिकारी को अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेज साक्षी मिले, वहां वैसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित रूप में भेजेगा। और ऐसी उपधारा 2 से 6 तक उपबंधित ऐसी रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वो धारा 2 के अधीन भेजे गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। जब पुलिस थाने का बारशातिक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियमित विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को इतला मिलती है वो किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जीव जंतु द्वारा या अन्य यंत्र द्वारा, दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मरा है जिनसे उचित रूप से ये संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा जिला या फंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तो वह स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें से घावों, अस्थिभंगों, नीलों, क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा। यह कथन होगा कि चिन्ह किस प्रकार के हैं और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो कि प्रतीत होते हैं। उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो से सहमत हैं हस्ताक्षरित किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी। जब मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित हैं, यह मामले किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री को संबंध में कोई अपराध किया है। मामला किसी स्त्री के उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है। उस स्त्री से किसी नातेदार ने उसे
निवेदन किया है, मृत्यु के कारण के कोई बात संदेह है, किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी को ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा नियमित विहित की जाए वो अधिकारी, यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर की उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा नियमित नियुक्त अन्य और हित चिकित्सक के पास भेजेगा। निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 175 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। धारा 174 के अधीन कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी यथापूर्वक 2 या अधिक व्यक्तियों को इस उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले की तथ्यों परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा यह समन कर सकता है। ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति से आपराधिक आरोप या शास्ति या समर्पण की आशंका में डालते हैं, सब प्रश्नों का सही से उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। यदि तथ्यों को से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिसे धारा 170 लागू है प्रकट नहीं होता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने के लिए अपेक्षा न करेगा। धारा 176 मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। जब मामला धारा 174 की धारा 3 के खंड 1 खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारणों की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट को करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं। तो धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट कर सकेगा। यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे जांच करने में सब शक्तियाँ होगी जो उससे किसी अपराध की जांच करने में होती हैं। जहां कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया गया अभिकथित हैं, तो उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में हैं, वहाँ पुलिस द्वारा की गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त यथास्थिति ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या का महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर अपराध किया गया है जांच की जाएगी। ऐसी जांच करने वाले मजिस्ट्रेट उसके संबंध में किए गए साक्ष्यों को इसमें उसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। जब कभी ऐसा मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारणों का पता चले, तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है, उसकी परीक्षा करवा सकता है। जहाँ कोई जांच या धारा के अधीन की जानी है वहाँ मजिस्ट्रेट ऐसा कहीं साध्य है मृतक के उन नातेदारों को जिनके नाम और पते ज्ञात हैं इतला देगा, उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा। उपधारा 1 क के अधीन यथास्थिति जांच अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटों के भीतर उसकी परीक्षा की जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सा व्यक्ति को जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो भेजेगा, जब तक के लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो। स्पष्टीकरण। इस धारा में नातेदार पद से माता पिता, संतान, भाई बहन और पति या पत्नी विवृत हैं। अध्याय 12 समाप्त।